थ्योरी। कितने मार्क्स की आएगी थ्योरी बताओ बच्चों? 10 मार्क्स की। ये थ्योरी 16 में 10 की थ्योरी। हाँ अकाउंट्स। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपकी 10 नंबर की आती है, ये 0, ये आप लगा दो इसमें से 5 मार्क्स 85। इसकी पिक्चर ले लो, क्या बनाना है कॉपी बना लो, मर्जी है पिक्चर ले लो। ये सारे बच्चे लेने लगे, एक लेके ग्रुप में डाल देते। कैमरा अलग है तो ग्रुप में तो वही आ जाएगा। तो भी हर चैप्टर की आप 2-2 क्वेश्चन याद करते हो बच्चों, ध्यान दो। नितिन सामने देखो एक बार, नितिन अभी आप हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन याद करते हो ना, तो मैं दे रहा हूं टेस्ट में सर्विस 5 नंबर के लिए, ठीक है। कंपनी अकाउंट्स की आती नहीं है, जो मैं आज पढ़ा रहा हूं 1 घंटे की थ्योरी है, बट 10 नंबर की आती है, ठीक है। और पार्टनरशिप प्रैक्टिकल में सारे टॉपिक्स आते हैं, सिर्फ एक टॉपिक नहीं आता, इंट्रो। पार्टनरशिप के बहुत सारे चैप्टर है, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, और एक सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन, याद है, जिसमें पढ़ते थे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग, इंटरेस्ट, वो सीए में तो नहीं आता। आता क्या है, पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है, या एडमिशन का, या रिटायरमेंट का, डेथ का। ज्यादा गुडविल का एक चैप्टर है, उसमें से छोटा क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंट्रो नहीं आता, ये आते हैं 85 के। अब आप बोलो सर इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करा दो सीए में। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा कुछ नहीं कि कुछ इंपॉर्टेंट है छोड़ सकते हो, ठीक है ना, आपको सब कुछ ही करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सारे के सारे करने हैं, सिर्फ ये वाला नहीं आता, पिछले 10-20 साल से मैंने देखा है, बाकी सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी सारी करनी है, सिर्फ कंपनी अकाउंट की थ्योरी नहीं आती। क्यों नहीं आती? उसमें भी एक ही क्वेश्चन आता है, वो शेयर डिबेंचर वाला। सर ये 85 में से पार्टनरशिप कितने की आती है? पार्टनरशिप का एक क्वेश्चन आता है 10 से लेकर 15 नंबर, कोई कुछ भी सकते हैं, 10, 12, 15, 16, ठीक है। 20 का भी आ सकता है अगर, ठीक है। तो ये आपको एक क्वेश्चन तो आता है पार्टनर, 10 से 12, 15, 16, 20 तक भी मैक्सिमम आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा 10-12 नंबर होते हैं। जब कर दो तो अभी हम 10 मार्क्स वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं। जो ये 5 नंबर वाली थ्योरी है, तो हर चैप्टर में लगी हुई है 2-2 क्वेश्चन। इसका मैं लास्ट में आपको एक कंपाइल नोट्स दे दूंगा, 2 पेज, 2 ही पेज होंगे, पूरा सारे चैप्टर्स में कवर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इसमें क्या क्या टॉपिक है। एक टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, पहले ये पढ़ते हैं। कौन कौन से कंसेप्ट्स होते हैं बताओ ना। गोइंग कंसर्न या बिजनेस एंटिटी, पहले क्या करेंगे, बिजनेस एंटिटी, गोइंग कंसर्न,
पीरियोडिसिटी, मैचिंग कंसेप्ट, एक्रूवल कंसेप्ट ये है। मनी मेजरमेंट 6 नंबर पे नंबर से फर्क नहीं पड़ता। मनी मेजरमेंट, ड्यूल एस्पेक्ट और कौन सा है बच्चों? रियलाइजेशन और बताओ। 9 पोस्ट कंसेप्ट और बताइए। कंसिस्टेंसी, ठीक है। और कौन सा रहेगा? ठीक है। 12 है ना टोटल? कौन सा रहेगा? इमेजिनरी हो गए पूरे 12। अब थ्योरी पढ़ो ध्यान से बच्चों। हाँ जी, बातें बंद करो। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ मीनिंग, बाकी डिटेल आपको इसमें से पढ़नी है, याद करनी है, इसमें से याद करके लिखना है पेपर में। मैं सिर्फ मतलब समझा रहा हूँ सबका मीनिंग क्या होता है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंट्स में हम बिजनेस को एक अलग एंटिटी मानते हैं, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। इसी वजह से हम एंट्री करते हैं कैपिटल की और ड्राइंग्स की। अगर ओनर और बिजनेस एक ही होते तो कैपिटल इंट्रोड्यूस की एंट्री ना होती, ड्राइंग्स की भी एंट्री ना होती, कैपिटल विड्रॉन की भी एंट्री ना होती। तो बिजनेस में जब अकाउंट एंट्रीज करते हो ये मान के करते हैं ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। उसको भी लायबिलिटी साइड पे दिखाते हैं। कभी ना कभी बिजनेस ने कैपिटल को भी वापस करना है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। गोइंग कंसेप्ट, अकाउंट्स में जो हम एंट्रीज करते हैं ये मानकर करते हैं कि बिजनेस चलता रहेगा, मतलब उसमें कोई फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं, नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है, अनलिमिटेड चलता रहेगा। फ्यूचर में आप चलाओगे, आपके बाद आपका बेटा चलाएगा, उसका पोता चलाएगा, मतलब कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये मानकर एंट्री करते हैं। इसी वजह से हम एसेट को कॉस्ट पे दिखाते हैं और हर साल रीवैल्यू भी नहीं करते। मान लो आपने बिल्डिंग खरीदी 50 लाख की, डेप्रिशिएट करते रहेंगे उसको अपने हिसाब से एसएनडब्ल्यूडी से। रीवैल्यूएशन मार्केट वैल्यू अगर उसकी 1 करोड़ भी हो गई मान लो बिल्डिंग की, तो हम उसको रीवैल्यू हर साल नहीं करते। करना चाहिए अगर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है मार्केट वैल्यू में, बट हम ये बोलते हैं बेचना थोड़ी है। बेचना होगा बिजनेस को तब तो आप उसको हर साल रीवैल्यू करो, एसेट्स को रीसेल वैल्यू पे दिखाएंगे। बट अगर आप ऐसे मशीन ही है, बिल्डिंग को छोड़ो, मशीन है 50,000 की मशीन लिया आपने, 5,000 पे हर साल डेप्रिशिएट कर रहे हो, पहले साल 50, फिर 45, फिर 40, 35 दिखाओगे। हो सकता है उसकी मार्केट वैल्यू 15,000 रीसेल वैल्यू, बट स्टिल हम उसको रीवैल्यू नहीं करते। एसेट को हर साल एवरी ईयर रीवैल्यू नहीं करते, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। क्यों नहीं करते? बेचनी थोड़ी है, यूज करनी है मशीन, फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, इन सब चीजों को आपने बेचने के लिए थोड़ी खरीदा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे यूज करने के लिए खरीदा है। तो गोइंग कंसर्न में हम एंट्रीज जो करते हैं या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन करते हैं एसेट लायबिलिटी का, ये मानकर करते हैं कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, नियर फ्यूचर में शट डाउन नहीं होगा, बंद नहीं होगा। पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या कहता है? ठीक है, पीरियोडिसिटी कंसेप्ट गोइंग कंसर्न पे बेस है। ये बोलता है कि बिजनेस चलता रहेगा बट अकाउंट्स को बंद करना है ये एक पीरियड के बाद, दैट इज जनरली 1 ईयर। अकाउंट्स एक पीरियड बाय पीरियड अकाउंट्स को बंद करेंगे टू फाइंड योर प्रॉफिट एंड योर फाइनेंशियल स्टेटस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप क्या निकालते हो? योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कितनी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपके कितने एसेट्स है, कितने लायबिलिटीज हैं। बैलेंस शीट से आप क्या देखते हो? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखते हो, फाइनेंशियल पोजीशन। और प्रॉफिट से क्या देखते हो? नेट प्रॉफिट, ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट। तो अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए कि आप कैसा काम कर रहे हो, पीरियड बाय पीरियड अकाउंट्स को बंद करते हैं, दैट इज पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है? एक्रूअल कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। एक्सपेंस को बुक करना है इंकर्ड बेसिस पे और इनकम बुक करनी है अर्न्ड बेसिस पे। तो ये लास्ट क्लास में भी आया था फाइनल अकाउंट्स में। एक्सपेंसेस इंकर्ड बेस पे बुक करना है वेदर कैश इज पेड और नॉट, इनकम अर्न्ड बेस पे बुक करनी है वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इसी वजह से हम जो 10 मान लो आपके 10 महीने का खर्चा है उसमें हम प्लस कर देते हैं 2 महीने का खर्चा। सैलरी अगर आपने 10 मंथ्स की पे करी है तो 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस कर देते हैं, तो सैलरी इंकर्ड हो जाएगी 12 महीने की। इसमें 10 मंथ्स की पीरियड है, 2 महीने की आउटस्टैंडिंग।
ऐसे ही अगर 10 महीने की आपको इनकम मिली है, इंटरेस्ट मिला है 10 मंथ्स का, तो हम 2 महीने का इंटरेस्ट और प्लस कर देंगे, या 10 महीने का रेंट मिला है 2 महीने का रेंट और प्लस कर देंगे, इनकम वाली बात करें तो 12 महीने की इनकम हो जाएगी अर्नड बेसिस पे। कैश मिला चले मिला, कैश सेल की भी एंट्री करते हो और क्रेडिट सेल की भी करते हो। कैश वाली सेल भी इनकम है, क्रेडिट वाली सेल भी इनकम है। ट्रेडिंग में दोनों सेल दिखाते हैं, कैश सेल भी और क्रेडिट सेल भी। तो एक्रूल कंसेप्ट है, एक्सपेंस इनकर्ड बेसिस पे वेदर कैश पेड और आउटस्टैंडिंग डजंट मैटर, इनकम अर्नड बेस पे वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट टर्म मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट बेसिक है भाई, है थोड़ा समझो। जो आप प्लस कर रहे हो दैट इज एक्रूल कंसेप्ट, बट अगर आपने 15 महीने का पे कर दिया और 3 महीने का माइनस कर रहे हैं तो कौन सा कंसेप्ट है? ये 10 महीने का, 2 महीने का तो प्लस कर रहे हैं। बट अगर आपने 15 महीने का पे कर दिया, 3 महीने का माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। क्योंकि इनकम हमने 12 महीने के लिए तो खर्चे भी 12 महीने के लिए लें, या खर्चे 12 महीने के लिए तो इनकम भी 12 महीने के लिए। तो माइनस करने में एक्रूल कंसेप्ट नहीं है। एक्रूल कंसेप्ट तो कहता है पूरे साल की इनकम लो, पूरे साल का एक्सपेंस लो। अगर कम लिया है, 10 महीने का खर्चा है तो 2 महीने ऐड कर दो, 10 महीने की इनकम है 2 महीने की इनकम ऐड कर दो, एक्रू या आउटस्टैंडिंग। बट अगर आपने ज्यादा पे कर दिया, प्रीपेड की बात कर रहा हूं मैं, प्रीपेड माइनस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ मैचिंग कंसेप्ट। 15 महीने का खर्चा बुक कर दिया माइनस प्रीपेड 3 महीने का, 15 महीने की इनकम आ गई माइनस अनअर्न्ड इनकम, करवाए थे ना एडजस्टमेंट में, अनअर्न्ड इनकम मैचिंग कंसेप्ट है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैचिंग कंसेप्ट का बेस्ट एग्जांपल है क्लोजिंग स्टॉक। कैसे है ध्यान से देखो। ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो पहला ही साल है तो ओपनिंग स्टॉक 0, फर्स्ट ईयर है कंपनी का बिजनेस का, ओपनिंग स्टॉक 0, परचेज है 100 यूनिट्स का, सपोज करो 10,000, सेल किया 80 यूनिट्स का 12,000। तो क्या ये जीपी ठीक आ रहा है? ये गलत आ रहा है। परचेज है 100 यूनिट्स का 10,000, सेल है 80 यूनिट्स का 12,000, क्या ये जीपी ठीक आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक 0 और 30। क्लोजिंग स्टॉक 0 कैसे होगा? 100 और 80, जीपी गलत है ना? गलत क्यों है? क्योंकि रेवेन्यू सेल इज रेवेन्यू 80 यूनिट्स का है और कॉस्ट 100 यूनिट्स की है, इसलिए गलत है। मैच नहीं कर रहा, मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो यहां पे जब आप कॉस्ट क्लोजिंग स्टॉक डालते हो 20 यूनिट्स का, जो कि कॉस्ट प्राइस लेगा 2000, तो 4000 का जीपी आएगा, ये ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने रेवेन्यू को कॉस्ट से मैच करा दिया, इसको आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बना दिया। ओपनिंग स्टॉक इज 0, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अभी क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये भी 80 यूनिट्स का बन गया, 100 यूनिट्स माइनस 20 यूनिट्स, तो क्या बन गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और डिटेल में कराया मैंने आपको ट्रेडिंग का। तो ये मैचिंग कंसेप्ट का बेस्ट एग्जांपल है। रेवेन्यू आपका 80 यूनिट्स का है तो कॉस्ट भी 80 यूनिट्स की होनी चाहिए, 100 यूनिट्स की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। समझ आ गया पॉइंट? नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकाउंट्स में जो है वही ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट्स में हम 2 चीजों की एंट्री करते हैं, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ट्रांजैक्शन जो हम खुद करते हैं, पहला आपका बल्कि थ्योरी में पहला एक थ्योरी है, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, व्हाट इज इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या होती है? बिजनेस परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटी, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी बिजनेस की, सेल करना, परचेज करना, फर्नीचर बाय करना, किसी की पेमेंट करना, पेमेंट रिसीव करना, दे आर ट्रांजैक्शंस। परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ट्रांजैक्शन। इवेंट क्या होता है? इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, जो अपने आप हो जाता है। जैसे कि पूरे साल आप परचेज कर रहे हो, नोट्स बंद कर देगा, समझ लो इसे। पूरे साल आप परचेज कर रहे हो और पूरे साल सेल कर रहे हो, ये ट्रांजैक्शंस हैं। आखिरी में क्लोजिंग स्टॉक बच गया तो वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं, इवेंट है। तो उसके लिए आपने कुछ करना नहीं पड़ा, परचेज कर रहे हो ट्रांजैक्शन, पूरे साल हर महीने सेल कर रहे हो वो भी ट्रांजैक्शन है। बट लास्ट में कुछ सामान बचा हुआ है जो बिका नहीं, दैट इज स्टॉक, वो इवेंट है, अपने आप बच गया, उसकी भी एंट्री करनी है स्टॉक की भी। लॉस बाय फायर भी इवेंट है, अपने आप हो गया, आपने कुछ उसके लिए कर परफॉर्मेंस नहीं किया, कोई एक्टिविटी नहीं, अपने आप आग लग गई। तो इवेंट्स मतलब घटना, हिंदी में क्या होते हैं? घटना, ठीक है। तो इवेंट की भी एंट्रीज करते हैं, राइट। मनी मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या होता है? अकाउंट्स में वही ट्रांजैक्शन इवेंट्स की हम एंट्री कर सकते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। काफी सारी ऐसे ट्रांजैक्शन इवेंट्स होते हैं जिनको हम मनी मेजर ही नहीं कर सकते। परचेज की एंट्री, सेल की एंट्री आप मनी मेजर कर सकते हो, कैश पेड, रिसीव, लॉस बाय फायर की भी मनी में मेजरमेंट कर सकते हो। बट काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं बिजनेस में, इसको हम मनी मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, एक पुराना मैनेजर था आपका,
10 साल पुराना, छोड़ के चला गया नौकरी अचानक से, रेजिग्नेशन लेके किसी और कंपनी में चला गया। अब उससे बिजनेस को लॉस तो होता है। पुराना 10 साल आपने नया मैनेजर हायर किया, फिर उसको काम सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट में इसी वजह से नहीं रखता, दिल्ली में बहुत रिसेप्शन रखे मैंने देख लिए, 6 महीने काम सिखाओ छोड़ के चली जाती है, या तो सैलरी बढ़ाते रहो 6 महीने में, नहीं तो काम छोड़ के चली जाती है। सारी मेहनत बेकार काम सिखाने की, ठीक है ना। तो पहले वही चीज 10 साल पुराना मैनेजर था और 10 साल के बाद नौकरी छोड़ के चला गया, बिजनेस को लॉस तो होता है। नया मैनेजर आएगा, वो कितना उसको काम सिखाओगे, उतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा, बट एग्जैक्टली कितना लॉस हुआ ये नहीं पता लगता। बिजनेस चल ही रहा है कंटिन्यूअसली, सेल परचेज हो ही रही है, तो इस चीज को आप नहीं देख सकते। मैनेजर छोड़ के गया, डेबिट ऐसे करके कोई एंट्री होती नहीं, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं, काम करते करते फैक्ट्री में एक वर्कर को चोट लग गई, ठीक है, चोट लग गई उसको, उसने आपने पट्टी वट्टी कराई आपने जो है, अब उसको चोट लगी तो सब के सब दुखी हो गए, पूरा गिर गया बेचारा, सबके सब दुखी हो गए। अब इस चीज की कोई एंट्री हो सकती है? 2 दिन की छुट्टी भी हो गई, कर दी उसने, नहीं हो सकती ना, तो इस चीज को भी एंट्री नहीं कर सकते। वो वर्कर को चोट लगी, डेबिट टू हमें दुख हुआ, ठीक है ना, ऐसी कोई एंट्री नहीं होगी अकाउंट से। बट हाँ, अगर आपने उस वर्कर को रिपेयर करवाया हॉस्पिटल में, ठीक है, मतलब पट्टी वट्टी कराई, वो उसकी एंट्री हो जाएगी। अगर आपने उसको जो है पट्टी वट्टी कराई है, पैसा लगाया आपने 1000-2000, उसकी एंट्री हो जाएगी, उसमें उसको आप मनी में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या बोलते हैं? एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स 2 अकाउंट्स, हर एक ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री होती है। फर्नीचर परचेज किया, 2 अकाउंट कौन से? फर्नीचर एंड कैश, जो मैंने जनरल एंट्री में सिखाया था। गुड्स परचेज करें, परचेज एंड कैश, कैश रिसीव हो डेटर से, कैश एंड डेटर। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स द 2 अकाउंट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, डबल एंट्री। रिलेशन कंसेप्ट क्या बोलता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। एक मशीन है 10,000 की, बुक वैल्यू मतलब आफ्टर डेप्रिसिएशन 10,000 की है, उसकी मार्केट वैल्यू 12,000। अगर बेचें तो 31 मार्च को आपने देखा कहीं मशीन 50,000 की खरीदी थी कुछ साल पहले, डेप्रिशिएट करते करते अभी वो 10,000 की, उसको बेचने जाओ तो 12 की बिकेगी, तो क्या 2,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया अपने आप? बेचा नहीं आपने, नहीं करेंगे, ठीक है। अगले साल मान लो डेप्रिशिएट लगा दिया आपने 2,000 का, नेक्स्ट ईयर मशीन की बुक वैल्यू हो गई 8,000 की, बट उसको बेचने जाओ तो उसकी मार्केट वैल्यू है 9,000 की, क्या 1,000 रुपए का प्रॉफिट बुक कर ले? नहीं। तो रिलेशन कंसेप्ट यही कहता है कि एसेट का जो मार्केट वैल्यू में चेंज होते हैं उसको हम तभी बुक करेंगे जब एसेट को एक्चुअली सेल करेंगे। तो लॉस या प्रॉफिट उन जो आपका एसेट है उन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट तभी बुक करेंगे जब एसेट को एक्चुअली में सेल करेंगे। अगर आपने बेचा नहीं है तो घर बैठे बैठे उसको आपने प्रॉफिट या लॉस बुक नहीं करना। यही आप करते हो जब एक्चुअली मशीन बिकती है तभी लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल निकालते हो। अपने आप थोड़ी कि हाँ इतने बिक सकती है तो प्रॉफिट बुक कर लो, इतने में बिक सकती है लॉस बुक कर लो। आगे चलो 9 कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि एसेट को बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिखाएंगे? कॉस्ट पे दिखाएंगे। अगर डेप्रिशिएबल तो डेप्रिसिएशन तो करते रहेंगे बट इनिशियली एंट्री कॉस्ट प्राइस पे होती है। इसका मतलब क्या है, मान लो एक मशीन है 50,000 की है, सबको 50 की मिलती है, मार्केट में कोई लेने जाता है, आप गए और थोड़े बार्गेनिंग करके उसको 45 में ले गए। कोई भी आपने तरीका लगाया, कैश का ला लीजिए, क्या भी कैश ले लो, बाकी सबको उधार देते हो, कोई भी रीजन से आप जो है उसको 45 में लेकर आ गए। एंट्री 50 से करोगे या 45 से करोगे? 45। हमारी कॉस्ट कितनी है? 45, योर एक्चुअल कॉस्ट। बेशक वो सबके लिए तो उसकी मार्केट वैल्यू 50 है। मार्केट वैल्यू रीसेल वैल्यू मतलब अभी आप लेकर आए हो 50 में सेल हो सकती है सेम डे पे, बाद में तो थोड़ा डेप्रिसिएशन वगैरह हो जाएगा, बट अगर आप उसको 50 वाली चीज 45 में लाए, 50 सेम डे उसकी मार्केट वैल्यू 50 है, आपकी एक्चुअल कॉस्ट 45 है, ठीक है। और भी कई चीजें होती हैं लाइक रिप्लेसमेंट कॉस्ट कि कभी इसको फ्यूचर में रिप्लेस करेंगे तो क्या वैल्यू होगी। तो ये आप जो है कॉस्ट कंसेप्ट पे रखते हैं, कॉस्ट पे रखते हैं मशीन। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट बोलता है आपका अगर एक मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया तो उसको हर साल सेम मेथड होना चाहिए। एसएलएम लगाया तो हर साल एसएलएम होना चाहिए, डब्ल्यूडीपी लगाया तो हर साल डब्ल्यूडीपी होना चाहिए। तो एक एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। अकाउंट्स में बहुत सारी पॉलिसीज मेथड्स लगाते हैं। इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड, इन्वेंट्री को स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट पे या कॉस्ट या मार्केट प्राइस पे या व्हिचएवर इज लेस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लेस।
अभी आपके सिलेबस में है, नेक्स्ट चैप्टर वही कराऊंगा मैं, इन्वेंटरी वैल्यूएशन। ठीक है, तो स्टॉक को वैल्यूएशन के मेथड्स हैं, एसेट के डेप्रिसिएशन के मेथड्स हैं, और भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। जो भी आप मेथड लगाते हो अकाउंट्स में, दैट शुड बी कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर, सेम रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए सेम? बिकॉज ऑफ कंपैरिजन। हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। किस चीज का कंपैरिजन करते हैं? प्रेजेंट ईयर रिपोर्ट पास्ट ईयर। कंपैरिजन, डाटा कंपैरिजन। एक सुना आपने वर्ड इंट्रा फर्म, इंटर फर्म? यस सर। क्या होता है ये? इंट्रा अंदर और इंटर दो फिर इंट्रा फर्म कंपैरिजन होता है खुद की फर्म का डिफरेंट ईयर्स का, खुद की फर्म का डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स का कंपेयर करो। आज इतना प्रॉफिट है, लास्ट ईयर इतना प्रॉफिट था। बैलेंस शीट का फाइनेंशियल पोजीशन कंपेयर करो, खुद की फर्म, इंट्रा फर्म, खुद की फर्म का। इंट्रा फर्म क्या होता है? सेम ईयर डिफरेंट फर्म्स, सेम ईयर का डिफरेंट फर्म्स के डाटा कंपेयर करो, प्रॉफिट्स को और बाकी फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी कांसेप्ट है कि चेंज नहीं करना चाहिए, बट इन रेयर केसेस, इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस आप चेंज भी कर सकते हो। वो 3 रीजन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, उसको लिख कर निकालना। कंसिस्टेंसी कांसेप्ट के व्हेन इट कैन बी चेंज, कंसिस्टेंसी कांसेप्ट के अंदर मिलेगा व्हेन इट कैन बी चेंज। बताओ कब 3 रीजन कौन कौन जब चेंज कर सकते हैं? इन अकॉर्डेंस विद लॉ में, सेकंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, थर्ड क्या है? न्यू पॉलिसी एंड फेयर न्यू। To bring the books of accounts in accordance with law governing the enterprise। तो अगर कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आती है, मान लो कंपनीज एक्ट में कोई अमेंडमेंट आती है, उसको फॉलो करने के लिए आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंपनीज एक्ट में कुछ नया सेक्शन आ गया, नई अमेंडमेंट आ गई, उस अमेंडमेंट को फॉलो करने के लिए आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नया एएस आ गया है, एएस में कुछ अमेंडमेंट आ गई, उस अमेंडमेंट को फॉलो करने के लिए, कंप्लाई करने के लिए आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, ट्रू एंड फेयर व्यू। या अगर आपको लगता है कि ये चेंज करने से हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का एक बेटर ट्रू एंड फेयर व्यू आएगा, बेटर पोजीशन दिखाएगा, सही दिखाएगा, पहले जो करे तो गलत था, तो भी आप चेंज कर सकते हो। इस 3 के अलावा 4th रीजन से आप चेंज नहीं कर सकते। लाइक आपका मन किया एसएलएम चल रहा था, अगले अप्रैल में मन किया डब्ल्यूडी लगा दे, क्यों करा? बस हमारी कंपनी जो मर्जी करे। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ये 3 रीजन से आप चेंज कर सकते हो, लॉ को फॉलो करने के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करने के लिए, या ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैटेरियलिटी कांसेप्ट। ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है। मैटेरियलिटी कांसेप्ट क्या बोलता है? सिग्निफिकेंट चीजों को सेपरेट शो करना है प्रॉफिट में, बैलेंस शीट में, जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट आइटम्स एसेट्स के, लायबिलिटीज के, एक्सपेंस के, इनकम्स के। बट जो इनसिग्निफिकेंट आइटम्स हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको हम कहीं क्लब कर सकते हैं। लाइक चाय, कॉफी, टी, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इन सब को हम रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, पेट एक्सपेंसेस, किसी नाम से कोई भी नाम रख सकते हो, क्लब कर सकते हो। ठीक है ना, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक। कभी आपने ऐसा नहीं लिखा कोल्ड ड्रिंक पर से डेबिट टू कैश, कॉफी डेबिट टू कैश। ठीक है, इन सब को हम छोटी मोटी चीजों को क्लब कर सकते हैं। बट जो इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, जैसे कि सैलरी है, डेप्रिसिएशन है, डायरेक्टर्स की रेम्युनरेशन है, इन सबको सेपरेट शो करना है। मशीन है, बिल्डिंग है, इनको सेपरेट शो करते हैं। इसका एक और भी एग्जांपल है, कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं फिक्स एसेट की, जो एक 12 मंथ से ज्यादा चलेगा, 1 साल से ज्यादा चलेगा, वो एसेट है। जो 1 साल से कम बेनिफिट देता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो एसेट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम कहां दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में, पी&एल अकाउंट में। बट कैलकुलेटर क्या होता है? वो 1 साल से ज्यादा चल जाता है अक्सर, अगर आप तोड़ोगे तो क्या उसको हम बैलेंस शीट में दिखा दें, एसेट बना दें? नहीं, क्योंकि मटेरियल नहीं, अमाउंट 100 रुपए की उसका। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो बेशक 1 साल से ज्यादा चल जाती हैं, 100, 200, 500 की चीजें, उसको हम एसेट नहीं बनाते। एसेट का हिंदी मतलब संपत्ति, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ये सब। मशीन भी है, एसी भी है, इसको भी आप एसेट बोल सकते हो, फर्नीचर। बट ये जो छोटी छोटी चीजें 100, 200, 500 की, वो एसेट्स में नहीं दिखाते। मटेरियल नहीं है, छोटा अमाउंट है, उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही मान लेते हैं। समझ में आ गया? मैटेरियलिटी कंसेप्ट। तो ये सारे कंसेप्ट पढ़ लेना।
और एक इसमें लास्ट में टॉपिक आपका आता है डिफरेंस बिटवीन। अरे कुछ खास नहीं है इसमें, क्यों तक घबरा भी जाते हो? कंटेन एसेट एंड कंटेन लायबिलिटी, ये लास्ट में टॉपिक है। कंटीजेंट एसेट एंड कंटेन लायबिलिटी क्या होता है? कंटेन एसेट, कंटीजेंसी वर्ड का मतलब जो हो भी सकता है वो नहीं हो सकता। तो कंटेन एसेट मतलब कुछ फ्यूचर में आपकी इनकम आने वाली है, हो सकती है नहीं हो सकती। कंटेन लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में कोई पेमेंट खर्चा देना पड़ सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता। तो ये चीज समझो, कंटेन एसेट मतलब कुछ मिल सकता है फ्यूचर में इनकम, कंटेन लायबिलिटी कुछ देना पड़ सकता है फ्यूचर में, लॉस खर्चा, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझनी है। अकाउंट्स में हम किसकी एंट्री करते हैं? दोनों में से किसकी एंट्री करते हैं? एंट्री किसी की भी नहीं करते। रिकॉग्निशन की बात कर रहा हूं मैं, एंट्री मतलब रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉग्नाइज किसी को भी नहीं करते, बट इसको हम कहां दिखाते हैं? फुट नोट पे, और उसको तो हम कहीं दिखाते भी नहीं है, बेचारा पड़ा रहेगा, कहीं नहीं दिखाते, ठीक है। तो मीनिंग है थोड़ा सा डिफरेंस थ्योरी में आ जाता है, बट डिफरेंस बिटवीन कंटेन एसेट लायबिलिटी। तो पहले तो आपको मीनिंग बताना है। कंटेन एसेट मतलब फ्यूचर में कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है, और लायबिलिटी मतलब फ्यूचर में कुछ आउटफ्लो होने वाला है, एसेट मतलब फ्यूचर में कुछ इनफ्लो होने वाला है, दैट मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। ये मीनिंग है। सेकंड डिफरेंस, रिकॉग्निशन हम डिस्क्लोज मतलब एंट्री किसी की भी नहीं करते, ना एसेट की ना लायबिलिटी की, बट डिस्क्लोजर कहां पे करते हैं? लायबिलिटी है, फुटनोट में दिखाते हैं। इसका फाइनल अकाउंट्स में भी दो एग्जांपल आए थे। लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर्ड, बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया, मैच्योर नहीं हुआ, तो फ्यूचर में आपको अगर बिल डिस्काउंट हो गया देना पड़ सकता है। और एक और भी था, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, कंपनी के अगेंस्ट या फर्म के अगेंस्ट क्लेम हो गया, किसी एम्प्लॉय ने आपके ऊपर क्लेम डाल दिया और आपने अभी तक उसको लायबिलिटी नहीं माना, कोर्ट में केस चल रहा है, फुटनोट में दिखाएंगे उसको, आया था ना दोनों एडजस्टमेंट, ठीक है। तो फुटनोट में दिखाएंगे। एसेट को तो हम दिखाते भी नहीं है। एसेट में क्या एग्जांपल हो सकता है? एक लॉटरी, आपने एक लॉटरी ले ली, अब लॉटरी लग भी सकती है नहीं भी लग सकती, ध्यान दो इधर सामने सामने ध्यान दो, ठीक है। मुझे पता है थ्योरी थोड़ा बोरिंग होता है। हाँ जी, आप चेयर चेंज करो या तो आप दोनों में से, ऐसे तो बातें करोगे, आप तो सामने ध्यान दो, ज्यादा मत इसको, सोच ही तुम्हारी ऐसी होगी। एक तो आता है पहले से, ऊपर से थ्योरी बन गया। क्या आता है? ये पहले पढ़े हुए। मुझे पता है, तो मैं फिर एक एक लाइन थोड़ी पढ़ा रहा हूँ आपको, क्या मैं कोई नोट्स खोल के एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, ऊपर से आइडिया तो दे रहा हूँ बस, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, समझ लो, इतना बस सोचा, ऐसे सोचा करो। एक ह्यूमन क्या कह रहे हो? सोच बहुत बड़ी चीज होती है, टेंडेंसी को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना। और थकावट आपको पता, मुझे पता है 2 बजे के बाद स्टार्ट होती है, क्योंकि टाइम 2:30 बजे का, टाइम मेरा होगा 3 बजे तक का, तो 2:30 बजे के बाद स्टार्ट होती है। तो ऐसे मत दिखा लो, टाइम को देखना बंद कर दो, टाइम को बिल्कुल देखना ही बंद करो। ये हो गया। अब इसमें इसका एग्जांपल बता रहा था मैं, कंटेन एसेट का, लॉटरी आपने ली, लग भी सकती है नहीं भी लग सकती है, कहीं उसको हम ना उसकी कोई एंट्री करेंगे ना उसको कहीं डिस्क्लोज करेंगे। एक और इसका बेस्ट एग्जांपल है जो चैप्टर में अगला कराने वाला, सेल्स और रिटर्न बेसिस। तो रिटर्न बेसिस सेल क्या होती है? हमने कस्टमर को गुड्स सेल कर दिए और कस्टमर को बोल दिया बिक जाए तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। ऐसा मार्केट में बहुत चलता है, ये चलता है होलसेलर टू रिटेलर, बिजनेस टू बी बिजनेस में चलता है ये। जो होलसेलर होते हैं उनका सामान बिकता नहीं है, रिटेलर थोड़े थोड़े सामान खरीदते हैं हमसे, वो जबरदस्ती रख के आ जाते हैं रिटेलर की शॉप पे, भाई ठीक है बिक जाए, आपका सामने रखोगे तो बिकेगा ना, जो दिखता है वो दिखता है, तो वो जबरदस्ती रख के आ जाते हैं, भाई काउंटर पे रखो, बिक जाए कस्टमर को दिखेगा बिकेगा तो ठीक है, पैसे दे देगा, एक सामान वापस कर देगा। अब रिटेलर को भी क्या फ्री में मिल रहा है, पैसे लगने के, वो भी ले लेता है, ठीक है ना। तो आप कभी किसी शॉप में जाते हो, रिटेल शॉप में जाते हो, आधे से ज्यादा सामान ऐसे ही पड़ा होता है बिना पैसे दिए उनका, वो बिकता है तो आगे पेमेंट कर देते हैं, नहीं तो सामान वापस कर देते हैं, ठीक है। तो रिटर्न बेसिस सेल यही होती है। अगर आपने रिटर्न बेसिस सेल करी है जो कि फ्यूचर में वापस भी आ सकता है, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट को बुक नहीं करते, ना उसकी कोई एंट्री करेंगे, ना हम उसको
कहीं डिस्क्लोज करेंगे, दिस कंटेन्ड एसेट, ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अब इसमें एक और आता है कंटेन्ड लायबिलिटी और प्रोविजन में क्या फर्क है, ये मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया था फाइनल अकाउंट्स में, दोबारा से समझ लो। कंटेन्ड लायबिलिटी मीनिंग मैंने बताया था पॉसिबल जो लॉस है, पॉसिबल आउटफ्लो जो हो भी सकता है और नहीं भी सकता, लाइक कोर्ट में केस चल रहा है और हारने के चांस आपके हैं 50%, 60%, 90% भी कंटेन्ड लायबिलिटी है, बट आपके हारने के चांस 99% है, लगभग आप हार ही चुके हो, बट हुआ क्या, वो लास्ट तारीख, आखिरी तारीख पे वो टाइम हो गया था और ऑर्डर हो गया कि नेक्स्ट एक तारीख और मिल गई, बट केस आप हार चुके हो, पता है एम्प्लॉय ने केस किया था आपके ऊपर और कोई चांस नहीं है वहां पे जीतने का, उधर एक फॉर्मेलिटी होती है कि फॉर्मेलिटी पेंडिंग है, बस एक सिग्नेचर पेंडिंग है कोर्ट के, वो फॉर्मेलिटी वाली बात रह गई, सब है, सब तो जो आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल, तो उस केस में दैट इज आप बना दोगे प्रोविजन फॉर दैट जो कंपनसेशन, एम्प्लॉय प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन, जो भी नाम है, एम्प्लॉय को देना तो एम्प्लॉय कंपनसेशन, हम उसका 31 मार्च को, क्योंकि अभी एग्जैक्टली ऑर्डर आया नहीं है, तो 31 मार्च को हम बना देंगे प्रोविजन फॉर दैट एम्प्लॉय कंपनसेशन, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय कंपनसेशन। बट अगर केस हारने के चांस सिर्फ 50% है, 60% है, 80% है, तो हम उसको फुट नोट में दिखाएंगे, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट, क्लेम अगेंस्ट द फर्म नॉट एक्नॉलेज एज डेट। समझ में आया पॉइंट, डिफरेंस तो परसेंटेज चांस का है प्रोविजन, तो प्रोविजन में ये पक्का है कि पैसा जाएगा, एग्जैक्टली कितने रुपए देने पड़ेंगे ये नहीं पता होता, इसलिए वो एस्टिमेट भी करना पड़ता है। लाइक बैड डेट्स का प्रोविजन, बैड डेट्स का प्रोविजन क्यों बना, ये तो पक्का है कि हर साल बैड डेट्स होते हैं, तो इस साल भी होंगे 99% चांसेस है, क्योंकि पिछले 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, होते हैं बैड डेट्स, ठीक है, 99% है कि बैड डेट्स होंगे, एग्जैक्टली कितने बैड डेट्स होंगे वो आपको नहीं पता, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन में आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज इज प्रोबेबल, आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज मतलब मनी, पैसे का जाना, इट्स पक्का है, लगभग ऑलमोस्ट प्रोबेबल है 99%, बट द एग्जैक्ट अमाउंट इज नॉट फिक्स, तो उसके लिए हम एस्टिमेट करते हैं, बेस्ट अपना बेस्ट एस्टिमेट करते हैं, जैसे भी हमने किया था 25% पैसा डूबेगा, 25% प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया, तो वो परसेंटेज हम निकालते हैं लास्ट ईयर के एक्सपीरियंस से, कितने परसेंट, कभी 15% डूबता है, कभी 25, कभी 20, एवरेज कर लेते हैं पिछले 3-4 सालों का, उसके हिसाब से हम एस्टिमेट करके बनाते हैं प्रोविजन। अब एंट्री रिकॉग्निशन बुक्स में एंट्री करेंगे नहीं करेंगे, यस, इसकी हम एंट्री करते हैं, मीनिंग मैंने आपको बता दिया दोनों का मीनिंग क्या होता है, इसकी हम एंट्री भी करते हैं बट इसकी एंट्री नहीं करते, और एंट्री करोगे तो फिर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही दिखाएंगे, प्रॉफिट उसमें भी दिखाया था हमने, प्रोविजन बैलेंस शीट में भी दिखाया था, डबल एंट्री याद है आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पीएनएल में भी आया था और बैलेंस शीट में भी आया था, तो ये हम रिकॉग्निशन डिस्क्लोजर की बात कर रहा हूं मैं, डिस्क्लोजर हम उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में करेंगे और इसको कहां दिखाएंगे, फुटनोट में। तो मीनिंग अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो एक डिफरेंस आपने मीनिंग बताना दोनों का, मीनिंग क्या होता है, दूसरा उसके हम एंट्री करेंगे, प्रोविजन की हम प्रॉपर रिकॉग्नाइज करते हैं, एंट्री करते हैं रिकॉग्निशन, और बट कंटेन लायबिलिटी हम कोई एंट्री नहीं करते। देन थर्ड डिफरेंस इज डिस्क्लोजर, कहां पे शो करते हैं, तो शो हम प्रोविजन को फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एंट्री कर ली है तो प्रॉफिट लॉस के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो करेंगे, और कंटेन लायबिलिटी को फुटनोट में शो करेंगे। चौथा डिफरेंस अगर आप देना चाहो तो एग्जांपल दे सकते हो, प्रोविजन के कुछ एग्जांपल दे सकते हो, लाइक प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, और कंटेन लायबिलिटी एग्जांपल्स, लायबिलिटी फॉर प्री डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड एंड क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड, ठीक है, ये हो सकता है। और कराएंगे, छोड़ दें, चलो ठीक है, जाओ छुट्टी, सारे बोर हो रहे हैं अच्छे का। थर्सडे को है ना, कल है थर्सडे, ठीक है, मैम को तो नाम भी छपने लग गया।